कभी सोचा है कि अगर हमारे ख्याल, हमारी सोच सीधे मशीनों को कंट्रोल कर सकें तो क्या होगा? मतलब बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले, सिर्फ सिर्फ सोचने भर से आपका कंप्यूटर चले। या आपका फोन काम करने लगे। हाँ, ये अब कोई साईफाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक एक हकीकत बनती जा रही है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की गहराई में उतर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, या शॉर्ट में कहें तो BCI। ये वो तकनीक है जो पार्किंसंस, स्ट्रोक और रीढ़ की हड्डी की चोट जैसी मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज में क्रांति लाने का दम रखती है। हमारे पास इस पर एक डिटेल्ड साइंटिफिक रिव्यू है और हमारा मिशन है इसमें से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालना जिससे ये पता चले कि BCI असल में क्या है, इसका सफ़र कैसा रहा, ये काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी इसका भविष्य कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बात क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना रेवोल्यूशनरी बना रहा है? देखिए, इसकी वजह है कि ये सिर्फ एक नया इलाज नहीं है। ये सोचने का, इलाज करने का और यहाँ तक कि बीमारी को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसे कहते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, मतलब पूरी दुनिया बदल देने की ताकत। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो स्ट्रोक की वजह से हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, सालों से वो अपने ही शरीर में कैद है। BCI उस इंसान के लिए कम्युनिकेशन का एक नया दरवाजा खोल सकता है। ये सीधे सीधे किसी की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने जैसा है। एक मिनट, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी दिमाग और शरीर के बीच जो टूटे हुए कनेक्शंस हैं उन्हें एक तरह से बाईपास कर रही है ना? जैसे अगर कोई तार टूट गया है तो आप एक नया वायरलेस कनेक्शन बना रहे हो। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिमाग और एक बाहरी डिवाइस, जैसे कोई रोबोटिक हाथ या कंप्यूटर स्क्रीन, उसके बीच एक डायरेक्ट हाईवे बना देता है जी। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। यहाँ सिर्फ दिमाग को पढ़ा नहीं जा रहा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। AI सिस्टम समय के साथ यूजर के दिमाग के जो यूनिक पैटर्न्स हैं उन्हें पहचानना और समझना सीखता है। मतलब ये एक स्टैटिक टूल नहीं है, बल्कि एक डायनामिक पार्टनरशिप है। जी? जैसे दो लोग एक दूसरे की भाषा सीख रहे हों, वैसे ही कंप्यूटर और दिमाग एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। एग्जैक्टली। यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। और ये किसी एक जीनियस का काम नहीं है। इस इनोवेशन के पीछे न्यूरोसाइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और मेडिसिन, इन सब फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है जहां डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर एक साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को लैब से निकालकर उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सब सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। ऐसा लगता है कि ये पिछले कुछ सालों की ही देन होगी। क्या ये आइडिया नया है या इस पे काफी समय से काम चल रहा है? नहीं, ये आइडिया काफी पुराना है। इसका सफर करीब 100 साल पहले शुरू हुआ था। BCI टेक्नोलॉजी का विकास मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 3 दौर से गुजरा है। पहला था एकेडमिक एक्सप्लोरेशन का दौर, जो 1924 के आसपास शुरू हुआ और 1970 तक चला। उस जमाने में साइंटिस्ट पहली बार दिमाग से निकलने वाली हल्की इलेक्ट्रिक तरंगों को डिटेक्ट कर पाए थे। वो बस ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। क्या इसे समझना मुमकिन भी है? तो 70 के दशक तक ये सब बस एक थ्योरी थी। उस दौर के किसी साइंटिस्ट के लिए ये सोचना कितना क्रेजी रहा होगा कि एक दिन हम सच में सिर्फ सोचकर मशीनें चलाएंगे। बिल्कुल। फिर आया दूसरा दौर, जिसे हम साइंटिफिक वैलिडेशन कहते हैं, जो 1970 से 2000 तक चला। इस दौर में उन शुरुआती आइडियाज को लैब में साबित किया गया। वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया कि हाँ, दिमाग के सिग्नल्स को सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि डिकोड भी किया जा सकता है और उनसे कोई खास मतलब निकाला जा सकता है। और अब हम किस दौर में हैं? 2001 से अब तक हम एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन के दौर में हैं। अब टेक्नोलॉजी लैब से बाहर निकलकर असल दुनिया में कदम रख रही है। अब हम देख रहे हैं कि मरीज अपने विचारों से रोबोटिक अंगों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं या कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं। हम दिमाग को सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर उसके साथ बातचीत करने तक पहुंच गए हैं। ओके, यहीं पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम दिमाग से बातचीत करने लगे हैं तो इसका मतलब है कि हमें दिमाग के अंदर या उसके बहुत करीब जाना होगा। ये सुनने में ही मतलब थोड़ा डरावना लगता है। ये असल में होता कैसे है? क्या इसके लिए हमेशा सर्जरी की जरूरत होती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोसेस कितना इन्वेसिव है, मतलब शरीर के अंदर कितना जाना पड़ रहा है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं।
पहला है नॉन इन्वेसिव, जिसमें शरीर के अंदर कुछ भी नहीं डाला जाता। इसका सबसे आम उदाहरण है EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसमें एक कैप जैसी चीज सिर पर पहनाई जाती है जिसमें छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं। अच्छा, वो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, सिर पर बहुत सारी तारें चिपका देते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सबसे सेफ तरीका है, कोई सर्जरी नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है। हमारे सिर की हड्डी यानी खोपड़ी दिमाग के सिग्नल्स को काफी हद तक ब्लॉक कर देती है, तो जो सिग्नल हमें मिलता है वो थोड़ा कमजोर और धुंधला होता है। बाहरी शोर से भी काफी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे सेफ है पर सबसे कम सटीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा प्रकार है इन्वेजिव। इसमें सर्जरी के जरिए एक छोटी चिप या इलेक्ट्रोड को सीधे दिमाग के टिश्यू के अंदर यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोड सीधे न्यूरॉन्स के पास होते हैं, इनसे मिलने वाला सिग्नल बहुत ही साफ, हाई क्वालिटी का होता है। इससे बहुत सटीक कंट्रोल मिलता है। लेकिन जाहिर है इसमें सर्जरी के रिस्क होते हैं और शरीर के उस बाहरी चीज को रिजेक्ट करने का खतरा भी बना रहता है। और इन दोनों के बीच में भी कुछ होगा? हाँ, तीसरा है सेमी इन्वेजिव। इसमें इलेक्ट्रोड को दिमाग के टिश्यू के अंदर नहीं बल्कि उसकी सतह पर या कॉर्टेक्स के ठीक ऊपर रखा जाता है। ये दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस देता है। नॉन इन्वेजिव से कहीं बेहतर सिग्नल और इन्वेजिव से बहुत कम सर्जिकल रिस्क। ये तो हो गया कि हम दिमाग से कनेक्ट कैसे होते हैं। लेकिन ये कनेक्शन काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण फर्क आता है। BCI या तो यूनिडायरेक्शनल हो सकते हैं, जिसका मतलब है सिग्नल सिर्फ दिमाग से डिवाइस तक जाते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है। आप सोचते हैं कर्सर को दाएं ले जाओ और कर्सर हिल जाता है। ठीक है। या फिर, और असली गेम चेंजर तो ये है, वे बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं। इसमें दिमाग डिवाइस को कमांड तो देता ही है, साथ में डिवाइस भी दिमाग को फीडबैक वापस भेज सकता है। अरे वाह! मतलब इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। कल्पना कीजिए आप एक रोबोटिक हाथ से कॉफी का कप उठा रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में आप सिर्फ कप पकड़ो का आदेश देते हैं, लेकिन बाई डायरेक्शनल सिस्टम में हाथ में लगे सेंसर्स आपके दिमाग को वापस सिग्नल भेजते हैं कि कप कितना गर्म है या आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। आपको महसूस होता है कि आप उसे कुचलने वाले हैं या गिराने वाले हैं। ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये एहसास है। ये दिमाग और मशीन के बीच एक सच्ची बातचीत है। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सेंसेशन भी देता है। ये तो बिल्कुल साई-फाई फिल्मों जैसा है। आपने EEG का जिक्र किया, लेकिन दिमाग को पढ़ने के और क्या तरीके हैं? क्योंकि मतलब अलग-अलग ज़रूरतों के लिए अलग-अलग तरीकों की ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, कई तरीके हैं और सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। EEG की हमने बात की। इसकी खासियत है हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन। एक मिनट, टेम्पोरल रेजोल्यूशन मतलब? इसका मतलब है समय के हिसाब से सटीकता। EEG एक तरह से कमरे के बाहर से ताली सुनने जैसा है। हाँ। आप ये तो तुरंत बता सकते हैं कि ताली कब बजी, लेकिन यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कमरे में किस कोने से आवाज आई। यानी इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन कब अच्छा है, पर स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ कमजोर है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, अब समझ आया। और क्या है? फिर है fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, ये वही बड़ी सी मशीन है जिसमें आपको एक सुरंग के अंदर जाना पड़ता है और बहुत शोर होता है। हाँ, बिल्कुल वही। ये दिमाग में बहने वाले खून को ट्रैक करती है। जहां ज्यादा एक्टिविटी होती है वहां ज्यादा खून जाता है। इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन मतलब कहाँ कमाल का होता है। ये बहुत सटीक रूप से बता सकती है कि दिमाग के किस हिस्से में एक्टिविटी हो रही है। लेकिन ये बहुत धीमी, महंगी और बड़ी होती है। आप इसे पहनकर घूम नहीं सकते, इसलिए रियल टाइम कंट्रोल के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो EEG तेज है पर धुंधला और fMRI साफ है पर धीमा। अब सेमी इन्वेजिव और इन्वेजिव के बारे में बताइए। सेमी इन्वेसिव तरीकों में सबसे कॉमन है ECOG यानी इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी। इसमें इलेक्ट्रोड की एक पतली सी जाली सर्जरी के जरिए सीधे दिमाग की सतह पर रख दी जाती है। क्योंकि बीच में खोपड़ी की रुकावट नहीं होती, ये EEG से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत सिग्नल देता है। और सबसे आक्रामक तरीकों में से एक है SEG यानी स्टीरियो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसमें बहुत पतले इलेक्ट्रोड दिमाग के टिश्यू के भीतर गहराई में इम्प्लांट किए जाते हैं।
ये बहुत ही खास और सटीक जानकारी देता है, जो अक्सर मिर्गी जैसी स्थितियों में ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है कि दौरे दिमाग के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं, ताकि सर्जरी की प्लानिंग की जा सके। तो मतलब ये है कि सिग्नल कितना साफ चाहिए और उसके लिए कितना रिस्क लिया जा सकता है। इसी के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है और डॉक्टर और रिसर्चर को हर मरीज की ज़रूरत के हिसाब से सही बैलेंस खोजना पड़ता है। ये सब अविश्वसनीय रूप से आशाजनक लग रहा है। हम वाकई एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां लकवाग्रस्त लोग फिर से चल फिर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए क्या बाधाएं या चुनौतियां हैं? दो मुख्य एरिया हैं जिन पर अभी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहला है टेक्नोलॉजी का भविष्य। यहाँ फोकस बाइडायरेक्शनल इंटरफेस और हाई परफॉर्मेंस BCI बनाने पर है। लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी काम करे, बल्कि ये भी है कि ये मरीजों के लिए इस्तेमाल में आसान हो, भरोसेमंद हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दूसरा एरिया क्या है? दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल एरिया है चुनौतियां और नैतिकता। और यहीं से कुछ जरूरी सवाल खड़े होते हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आम होती जाएगी, हमें कुछ बहुत बड़ी नैतिक चिंताओं को दूर करने की जरूरत होगी। सबसे पहले है विचारों की प्राइवेसी। लेकिन एक मिनट, क्या विचारों की प्राइवेसी का खतरा कुछ ज्यादा नहीं है? अभी तो ये तकनीक एक कर्सर हिलाने या हाँ या ना सोचने तक ही सीमित है ना? क्या हम असल में किसी के जटिल विचारों, जैसे कि वो क्या सपने देख रहा है या क्या झूठ बोल रहा है, उसे पढ़ने के करीब भी है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अभी की टेक्नोलॉजी से किसी के मन की बातें पढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी हम सिर्फ बहुत ही बेसिक मोटा इंटेंशंस, यानी हाथ हिलाने या पैर चलाने जैसे इरादों को पकड़ पाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें आज ही से इन सवालों के बारे में सोचना होगा, ताकि जब हम उस मुकाम पर पहुंचें तो हमारे पास नियम और कानून तैयार हों। डेटा सिक्योरिटी एक और बड़ा मुद्दा है। आपके दिमाग का डेटा शायद सबसे पर्सनल डेटा है। उसे कौन एक्सेस कर सकता है, उसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? और इम्प्लांट के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स भी तो होंगे। बिल्कुल। शरीर में सालों तक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रहना, उसके क्या असर हो सकते हैं, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। इसलिए मजबूत नैतिक गाइडलाइंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाना इस टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार विकास के लिए बेहद जरूरी है। हमें यह पक्का करना होगा कि हम जो बना रहे हैं वो न सिर्फ असरदार हो, बल्कि सेफ और नैतिक भी हो। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसका सफर दिमाग को सिर्फ सुनने से शुरू होकर अब उसके साथ बातचीत करने तक पहुंच गया है। इसे दिमाग से जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। सेफ लेकिन कम सटीक, नॉन इन्वेसिव से लेकर ज्यादा सटीक लेकिन रिस्की इन्वेसिव तक। बिल्कुल। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज के लिए इसमें सच में जिंदगियां बदल देने की क्षमता है। हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये तरक्की अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किए बिना मुमकिन नहीं थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत सावधानी से इसके नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, ताकि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत की भलाई के लिए ही इस्तेमाल हो। हमारी आज की बातचीत खोए हुए फंक्शंस को वापस लाने पर टिकी थी, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होगी, तब हम किन सवालों का सामना करेंगे जब इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा? यानी एक स्वस्थ इंसान अपनी याददाश्त या फोकस बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल करने लगे, तब हम थेरेपी और ऑगमेंटेशन यानी इलाज और बेहतरी के बीच की लाइन कहाँ खींचेंगे?